हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पृष्ठ इतने के बिंदु इतने पर इकाई सदिश अभिलंब है। इसको मैं आपको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। बिंदु तो आपको पता चल ही गया, एक सेकेंड। पॉइंट, ठीक है, कि पॉइंट इतने पे इकाई सदिश अभिलंब, इसका मतलब क्या है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब मैंने आपको नॉर्मल वेक्टर का बताया था कि कैसे आपको निकालना है और उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब क्या है, जो भी हमें दिया हुआ है, ठीक है, जो भी हमें दिया हुआ है, जैसे ये एफ हम उसको मान लेते हैं, एफ वेक्टर एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4। हम क्या निकालेंगे, डेल एफ निकालेंगे, ठीक है, डेल एफ निकालेंगे और डेल एफ का क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो वो मेरा यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकल आता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, डेल एफ निकालना। तो वो वीडियो लेक्चर देख लेना जो मैंने अच्छे से आपको करवाए थे कि कैसे ग्रेडियंट निकालते हैं, कैसे कर्ल निकालते हैं, वो सारी चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, करली बाई करली एक्स आई प्लस करली बाई करली वाई जे प्लस करली बाई करली जेड के, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ये एफ स्मॉल आएगा क्योंकि जो है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए, करली बाई करली एक्स को पहले इस सारे से मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो x इसमें अकेला है तो इसका सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगी, पार्शियल डेरिवेटिव होना है, तो ये 1 आ जाएगा, वाई क्यूब और जेड स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई, ठीक है। ऐसे ही जब नेक्स्ट का मैं करूँगा जे टाइम, मेरे पास क्या आएगा, करली वाई करूँगा तो वाई क्यूब है तो 3 वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। और के टाइम जब मैं करूँगा तो जेड क्या है, स्क्वायर के अंदर है, तो 2xy क्यूब जेड आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने पॉइंट दिए हुए, अब पॉइंट पुट कर दो, तो डेल एफ के अंदर जो मुझे पॉइंट गिवन है -1 और 2, इसके अंदर एज इट इज़ मैं पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए -1 का क्यूब 2 का क्यूब आई, ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा 3 टाइम -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जे, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास नेक्स्ट आ जाएगा 2 टाइम एक्स क्या है, -1 है, वाई क्या है, -1 का क्यूब है और जेड क्या है, 2 है, ठीक है। तो इस सारे को जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 4 टाइम आई -12 टाइम जे +4 टाइम के, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हमने जो स्टेटमेंट दी हुई थी वही निकाली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो डेल फाई तो मुझे निकाल लिया, अब डेल एफ निकाल लिया। डेल एफ को किसके, उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो उसका मैग्नीट्यूड मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, डेल एफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर चौकी 16, फिर 12 का 144 और फिर इसका भी 16, ठीक है ना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 144 और 6 आ गया 150, 160, 176 आ गया। तो यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 मेरा कॉमन आ जाएगा बाहर, माइनस का 4, अंदर क्या बचेगा आई, और 4 × 12 + 3j - k, और नीचे है 176, ठीक है ना। 176 है ना, 11 × 16, 11 × 16 आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा, 11 का रूट रह जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कटेगा, तो ये मेरा आंसर आएगा -1/√11 आई + 3j - k, ठीक है, समझ गए।
तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो कुछ लोग पूछते हैं कि मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ है ना, उसको लगे रहो, लगातार लगे रहो। अगर आपका मैथ में पैशन है, आप मैथ में आगे जाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करने तक ही आप सीमित हो। आपको लगे रहना है, क्योंकि आपको मैथ के अंदर और ग्रो करना है, और आगे बढ़ना है, आपको और बच्चों तक पहुंचना है, और बच्चों को पढ़ाना है। मतलब ऐसी सोच जब बनेगी ना, तो आप लगातार लगे रहोगे। ठीक है, और लगातार अगर कोई लगा रहता है, काम करता रहता है मैथ पे, तो उसको सक्सेस मिलना निश्चित है। क्योंकि नेचर भी यही चाहती है कि कोई अगर शिद्दत से कोई काम करता है तो उसको ना कायनात पूरी, कहते हैं ना, पूरी कायनात जो है ना, उसको मिलाने के लिए जो है ना जुट जाती है। तो इसीलिए आपको लगे रहना है, अपने सच्चे मन से, अच्छे मन से लगे रहना है। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि आप सोचो कि हाँ हमने तो एग्ज़ाम तक ही पढ़ना है, उसके बाद कौन सा पढ़ना है, ये ऐसा मत सोचो। लगे रहो अच्छे से, और देखना एक एग्ज़ाम नहीं, आपके 10 एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। मेरे 14-15 एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, तो उसमें आप मेरे से ही इंस्पिरेशन ले सकते हो। ऐसा नहीं था, मेरे क्लासमेट्स मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बट वो टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए। ठीक है, तो एक सोच का बड़ा फ़र्क होता है, माइंड सेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके वर्क के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए लगातार काम करते रहो अपना मैथ पे, क्वेश्चन सोल्व करते रहो, जहाँ से आपको कुछ भी मिलता है सोल्व करते रहो, प्रीवियस पेपर सोल्व करते रहो, तो एक दिन जो है सक्सेस आपको निश्चित मिल जाएगी। चलिए, F=, ये आपको वेक्टर जो है ना के अंदर इक्वेशन दी हुई है, अघूर्णी सादिश है जो ए का मान निकालो। इसका मतलब, अघूर्णी सदिश का मतलब है इरोटेशनल वेक्टर दिया हुआ है। इरोटेशनल वेक्टर दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इरोटेशनल वेक्टर का हमें पता है कि क्या होता है, कर्ल एफ या डेल क्रॉस एफ जिसे बोलते हैं, वो 0 होता है। ठीक है ना, डाइवर्जेंस एफ क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्या होता है मेरा, सोलेनोइडल होता है, बट कर्ल ऑफ वेक्टर मेरा क्या होता है, इरोटेशनल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें पता चला। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले डेल क्रॉस एफ। तो डेल क्रॉस एफ निकालने का हमारे को पता है आई जे के, ऐसे लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मेरा करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड। और यहाँ पे देखिए, आई के साथ जो टर्म है जे के साथ है, के के साथ तो कोई है ही नहीं है। आई के साथ जो टर्म है यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके साथ कौन सी टर्म है, -2xy प्लस वाई, और जेड के साथ 0 है। तो इसे सबसे पहले तो इसे सोल्व कर दो। अब आपको डिटर्मिनेंट तो सोल्व करना आता ही होगा। ये कॉलम गया, ये रो गई, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराओगे 0 से तो 0 ही आ जाएगा। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा, करली बाई करली जेड है, इसकी आपस के अंदर जब होगी, इन दोनों के आपस के अंदर, तो यहाँ पे जेड वाली टर्म ही नहीं है, तो ये भी 0 आ जाएगा। फर्स्ट तो मेरा आ गया 0। ठीक है, इस लाइन को मैं एक बार यहाँ से हटा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब ये वाली मेरी कॉलम गया और ये रो गई। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। करली बाई करली जेड को यहाँ से करोगे तो ये भी एक्स और वाई के अंदर है, ये भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है ना, और उसके बाद नेक्स्ट जो है, ऊपर वाली मेरी रो गई और ये लास्ट वाला कॉलम गया, तो करली बाई करली एक्स की इससे कराओगे तो कुछ ना कुछ आने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि एक्स के अंदर टर्म है, तो -2y आने वाला है। मतलब क्या आने वाला है, -2y। और नेक्स्ट जो है, इन दोनों के आपस में कराओगे, करली बाई करली वाई है, तो एक्स में टर्म है तो वो तो कटी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो y के अंदर टर्म है तो 2ay आ जाएगा, माइनस का -2ay के आ जाएगा। ठीक है, =0 उसने बोला हुआ है, क्योंकि उसने बोला हुआ है इरोटेशनल वेक्टर है। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से। तो y जो है मेरा कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन आ गया बाहर, और y भी बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, प्लस का 2 और प्लस का 2 =0।
ठीक है। तो यहाँ पे 2a वेक्टर तो जीरो हो नहीं सकता, तो 2a इज इक्वल टू -2 आ गया, a इज इक्वल टू -1 आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी के अंदर है, इंग्लिश के अंदर मैं आपको कन्वर्ट कर रहा हूँ। सदिश, सदिश का मतलब होता है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर इतने की दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन मुझे ये दी हुई है, ठीक है। का बिंदु, बिंदु मतलब पॉइंट, ये इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के डायरेक्शन पे दिक् अवकलन निकालिए। इसका मतलब है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। तो एक बार कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं ना। जब मैंने आपको बताया था डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी बताया था, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, क्या था, डेल डॉट एफ पी पॉइंट मैंने बोला था पुट करने के बाद इनटू में जिस डायरेक्शन के अंदर दिया हो एन मतलब नॉर्मल, उस डायरेक्शन क्या है और उसका नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। तो ये सारा मेरा क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल एफ पे काम करेंगे, ठीक है। डेल एफ पे काम करेंगे तो वेक्टर मुझे ये दिया गया, एफ मुझे ये दिया गया, डेल पे काम करेंगे तो करली बाई करली एक्स से आई है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, सॉरी, ऊपर तो ये वेक्टर की दिशा डायरेक्शन में इस एफ फंक्शन मुझे ये वाला दिया गया है, ठीक है। इसका मुझे जो है ना डेल एफ निकालना है। तो इसका डेल एफ कैसे निकालूंगा मैं, करली बाई करली एक्स आई, करली बाई करली वाई जे प्लस करली बाई करली जेड के इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यू, ठीक है। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे करली बाई करली एक्स है, तो एक में है तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर आई। और नेक्स्ट देखिए जे टाइम क्या आ जाएगा, 2xy प्लस जेड क्यू, और के टाइम क्या आ जाएगा, 3y जेड स्क्वायर, ठीक है ना। और मैथ के अंदर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। कोई भी पढ़ा रहा है आपको, या आप वीडियो देख रहे हो, या टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, डाउट सोल्व करवा रहे हो, बट जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे ना, खुद पे, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन आप खुद से नहीं निकाल लेते, तब तक ये आप मान नहीं सकते कि मेरी तैयारी अच्छे से होगी है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब करने तो 100 प्लस ही हैं, 200, 300, 400 एक चैप्टर के क्वेश्चन जब आप कर लेते हो, तब आपका कंसेप्ट जो इतना पक्का हो जाता है, आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, पॉइंट पुट करने हैं, क्योंकि यहाँ देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव में डेल एफ निकालने के बाद पॉइंट पुट करने हैं। पॉइंट मेरे को दिए गए हैं 2, -1 और 1। इसके अंदर जब मैं पॉइंट पुट करता हूँ तो उसके आप पॉइंट पुट करके देख लेना, मेरा इक्वेशन बनेगी i - 3j - 3k, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मुझे n वेक्टर निकालना है। n मेरा डायरेक्शन है, डायरेक्शन मुझे दी हुई है, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। डायरेक्शन मेरे पास दी हुई है i + 2j + 2k, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i + 2j + 2k अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आंसर बताना है। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा छोटा मैं कर रहा हूँ। एक तो डेल डॉट एफ, ठीक है, ये वाला, इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करानी है, इससे करानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, i - 3j - 3k अपॉन में क्या आ जाएगा, 3, ऊपर मल्टीप्लिकेशन और किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, i + 2j + 2k, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा मेरा 1 - 6 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3, तो -11/3 मेरा आंसर आ गया, ठीक है।
तो देखिए समझाने में टाइम लगता है, इसीलिए पेपर में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको फॉर्मूला पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कैसे निकालना है। तो -11/3 आपको आंसर निकालने में कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इन क्वेश्चनों को अगर आपने छोड़ दिया और जो लोग इन क्वेश्चनों को करके गए, आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, कर्ल, ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे हम निकालेंगे, कैसे डाइवर्जेंस, कैसे ध्यान रखेंगे, है कुछ भी नहीं। 1-2 दिन लगाओ, अच्छे से करो, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको वो सारे कर लो, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस टॉपिक के अंदर, और 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इतने पक्के हो जाएंगे आपको दोबारा रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और पेपर में वही नंबर आपको आगे लेकर जाएंगे। तो जो सारे कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हो, अगर उसका करने का क्या बेनिफिट, कुछ अलग करना चाहिए, कुछ यूनिक करोगे, कुछ यूनिक टॉपिक पढ़ोगे, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, ओटीपीडी हो गया, रियल हो गया, ये ग्रेजुएशन के टॉपिक कुछ अलग से पढ़ोगे तभी तो आगे जाओगे ना, तभी तो उस एग्ज़ाम के अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। तो इसीलिए इन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द वेक्टर एफ इज इक्वल टू इतना, अब देखिए अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपने तो मेरे से 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है। तो सोच सकते हो आप कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वेक्टर मुझे ये दिया गया ई रोटेशनल देन द वैल्यू ऑफ ए, अब फिर से वही ई रोटेशनल की बात कर रहा है। तो ई रोटेशनल है तो मेरे पास क्या होगा, कर्ल एफ 0 होगा, मतलब डेल क्रॉस एफ क्या होगा 0, क्योंकि उसने क्या बोला है, ई रोटेशनल बोला है। तो यहाँ पे मैं सिंपल डेल क्रॉस एफ निकाल दूंगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, आई जे के, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है मेरा, कर्ली बाई कर्ली एक्स, कर्ली बाई कर्ली वाई, कर्ली बाई कर्ली जेड, ठीक है। और यहाँ पे इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है, x प्लस 2y प्लस ए जेड, वाई का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है 0, तो k का z का मतलब i का j का नहीं है, तो k का कोफिशिएंट क्या है, x है, तो x आ जाएगा। इसका मुझे डिटर्मिनेंट सोल्व कर देना है। तो यहाँ पे वो आपको पता ही है, ये कॉलम गया, ये रो गई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, करली बाई एक्स को करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वाई में तो कोई टर्म है ही नहीं, 0 आ जाएगा। इन दोनों करोगे तब भी 0 आ जाएगा, तो 0 आएगा पहला, माइनस जे टाइम करोगे तो ये मेरा कॉलम गया, ये मेरी रो गई, करली बाई करली एक्स का एक्स से करोगे तो 1 आ जाएगा, और इस सारे का करली जेड से करोगे तो यहाँ जेड में एक ही टर्म है, ए है, तो 1 माइनस ए प्लस में के टाइम जब मैं लास्ट कॉलम गया मेरा, ऊपर वाली रो गई, इन दोनों के आपस में करोगे तो 0 आ जाएगा, इन दोनों के आपस में करोगे तो y का है सिर्फ 2 ही है, तो माइनस का 2 आ गया सिर्फ। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं देखूं, अगर इसको हमने क्या है, इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि उसने बोला हुआ ई रोटेशनल है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0i प्लस 0j प्लस 0k। इसको कंपेयर करवा दिया मैंने, j को j से कंपेयर कराओगे तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। बाकी -2 को कंपेयर कराओगे, क्योंकि उसके साथ तो कोई जो है ना कॉन्स्टेंट ही नहीं है, ठीक है, और ये वैसे 0 है, तो ए की वैल्यू ही मुझे फाइंड आउट करनी थी, तो ए की वैल्यू आ गई 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ सी इज द कर्व, ये सारी कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, देन बाय स्टोक्स थ्योरम द वैल्यू ऑफ वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड, ये सारा क्या आएगा। स्टोक्स थ्योरम मेनली इसके अंदर जो है ना यूज की गई है। तो बेसिकली जो स्टोक्स थ्योरम होती है वो क्या होती है, यहाँ देखिए, ये हम इसे लिखते हैं डबल इंटीग्रेशन एस कर्ल एफ एन कैप डी एस, मतलब कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डेल क्रॉस एफ इंटू में एन कैप डी एस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास स्टोक्स थ्योरम जो है ये निकल करके आती है, ठीक है।
स्टोक्स थ्योरम। तो ये स्टोक्स थ्योरम की ही बात कर रहा है, बट कर्व उसने ये वाला दे दिया, ठीक है ना। तो कर्व उसने ये वाला दे दिया, तो यहाँ पे अंदर देखिए ये मुझे सारा दिया हुआ है वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन जो है मेरा क्या बनने वाला है, वाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे प्लस एक्स वाई के, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सिंपल। तो हम सबसे पहले डेल एफ पे काम करते हैं, डेल क्रॉस एफ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा आई, यहाँ पे आ जाएगा मेरा जे के, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला ऑफिशिएंट वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्स, यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लेना आप। यहाँ पे देखिए वही है, कॉलम गया, रो गई, इसको आपस में करोगे तो एक्स आएगा, इसको आपस में करोगे तो फिर से मेरा एक्स आएगा। तो आई टाइम एक्स माइनस एक्स माइनस जे टाइम देखिए ये करली बाई करली एक्स को इससे करोगे तो वाई आएगा, करली बाई करली जेड को करोगे तो यहाँ भी वाई आएगा, तो वाई माइनस वाई प्लस के टाइम अगर मैं बात करूँ तो करली बाई करली एक्स को इससे करोगे तो जेड आएगा, करली बाई करली वाई को इससे करोगे तब भी जेड आएगा, तो जेड माइनस जेड। ये क्या आ गया, सारा जीरो आ गया। तो कर्ल एफ ही जीरो आ गया, डेल क्रॉस एफ ही जीरो आ गया, तो सारे के इक्वल क्या आ गया, जीरो, ठीक है ना। सारे के इक्वल क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब यही मुझे फाइंड आउट करना था, तो इसके इक्वल क्या आ गया, जीरो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर डेल डॉट, ये सारा है। तो ये ना बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा नहीं आपको। मैंने आपको पहले भी जो है ना बताया था, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताए थे कि ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट ही आपको आंसर ही ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मेरा ये वाला आ जाए, डेल स्क्वायर डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट आपने जो है आंसर ही देना है इसका आंसर है 2/r⁴, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × r⁻⁴, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे तभी बेनिफिट है, पेपर में निकालने का इतना टाइम होता नहीं है। और थोड़ी सी भी गलती होगी तो गया क्वेश्चन, या तो छोड़ ही दो या आंसर याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ r इज इक्वल टू ये सब दिया हुआ है, वेयर a b r कॉन्स्टेंट देन कॉन्स्टेंट वेक्टर्स देन d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर माइनस w स्क्वायर r इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम देखिए निकालना क्या है, हमें निकालना है d स्क्वायर, हमें ये निकालना है, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव और सेकंड टर्म डेरिवेटिव। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव हम करते हैं डी आर बाई डी टी, ठीक है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, डी आर बाई डी टी। तो आर मुझे गिवन है, डी आर बाई डी टी में कर सकता हूँ। डी आर बाई डी टी किया तो यहाँ पे ए तो कॉन्स्टेंट है, साथ में ए तो कॉन्स्टेंट ही है, और साथ में यहाँ पे देखिए क्या है, ई की पावर ओमेगा टी, ई की पावर ओमेगा टी। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, तो यहाँ पे ई की पावर ओमेगा टी एज इट इज, ठीक है। और ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, ओमेगा। ऐसे ही यहाँ पे बी एच टी ई की पावर माइनस ओमेगा टी, और माइनस का ओमेगा आ गया तो मैंने माइनस पहले लगा दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से दोबारा फिर डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर करेंगे, सेकेंड टाइम इसका फिर से करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए वेक्टर ई की पावर ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पे प्लस ओमेगा स्क्वायर बी वेक्टर ई की पावर माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर जो है मेरा कॉमन आ जाएगा, जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, आर ही बच जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आ गई मेरी। अब जो है मुझे इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। तो यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर आ रहा है और वहाँ भी माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर हो रहा है, दोनों कट के क्या हो गए, जीरो। ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एफ इज इक्वल टू वेक्टर दिया गया, देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ इज,
वैसे तो इसका मैंने आपको बताया था डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ हमेशा 0 होता है, फिर भी कुछ जो है ना केस ऐसे हैं कि कुछ इक्वेशंस अगर चेंज कर देते तो दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ का मतलब क्या है, पहले तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, ठीक है, मतलब डेल डॉट डेल क्रॉस एफ, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेल क्रॉस एफ फाइंड आउट करूँगा। तो डेल क्रॉस एफ फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या है, आई जे के, और यहाँ पे करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड, ठीक है। और एफ के कोफिशिएंट मैं लगाऊंगा, क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई एक्स जेड 2y जेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो इसका डिटर्मिनेंट को सोल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के आपस में होएगी तो वाई वाई, तो करली वाई या वाई कट जाएगा, मतलब वाई 1 हो जाएगा, तो 2 जेड आ जाएगा। इसका आपस में करेंगे तो एक्स आ जाएगा, तो 2 जेड माइनस एक्स आई। नेक्स्ट ये करेंगे, ये कॉलम गया, ये रो गई, इसका करली बाई करली एक्स का इससे करेंगे 0 आ जाएगा, क्योंकि एक्स की टर्म ही नहीं है। करली बाई करली जेड का इससे करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, तो -0 जे प्लस के। अब के वाला देखिए, ये मेरी रो गई, ये मेरा कॉलम गया, तो ये आपस में करेंगे तो एक्स तो इसमें है तो जेड अकेला आ जाएगा, एक्स 1 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जेड माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। नेक्स्ट अब देखिए हमें क्या निकालना है, डेल डॉट आगे और निकालना है, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ। डेल डॉट निकालेंगे मतलब करली बाय करली एक्स, साथ में क्या आ जाएगा, आई वाली टर्म तो 2 जेड माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस करली बाय करली वाई निकालेंगे तो ये तो टर्म 0 ही है साथ में, और करली बाय करली जेड निकालेंगे तो ये वाली टर्म जेड माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स की आएगी बात तो -1 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि जेड का करना है, एक्स तो 0 ही, तो 1 से 1 कैंसिल, 0 मेरा आंसर आया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, समझ गए। ये देखिए ये वही क्वेश्चन है सारे जो आपके एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, ठीक है, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, ठीक है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि ये तो टीजीटी लेवल में नहीं आते, पीजीटी लेवल में आते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए पीजीटी में आए हुए हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो टीजीटी लेवल में भी आए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर चांसेस यही है, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं पीजीटी में आते हैं, बट अभी के सिनेरियो में अगर देखा जाए ये पहले हुआ करता था, ठीक है ना। इससे ये अनुमान मत लगा लेना कि अभी के क्वेश्चन भी ऐसे आने लगेंगे, अभी टाइम बदल चुका है, यही क्वेश्चन आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में भी आएंगे, तो आपको उस लेवल तक तैयारी करनी पड़ेगी। और आगे जाके हो सकता है कि 9th से एमएससी तक टीजीटी में भी आए और पीजीटी में भी आए, और ये होने लग गया है, और आगे आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा, ठीक है। तो उस लेवल तक की तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको फाइट से आगे निकलना है, अगर आपको जो है ना लेक्चरर लगना है या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लगना है, तो उस लेवल तक की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ए क्रॉस आर क्रॉस ए। आप सोच सकते हैं अभी तक 29 क्वेश्चन हुए हैं और ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और हो भी कैसे रहा है। एक बार उसने क्या पूछा था, मैं आपको बता ही देता हूँ। एक बार उसने पूछा था आर क्रॉस ए डाइवर्जेंस, ठीक है। एक बार उसने क्या पूछा था, आर कर्ल आर क्रॉस ए। अब उसने क्या पूछ लिया, डाइवर्जेंस ए क्रॉस आर क्रॉस ए। समझ रहे हो बात को, मतलब 3 बार ये क्वेश्चन घुमा चुका है, और क्या चेंज करेगा, वो कुछ भी तो नहीं चेंज करेगा ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कंसेप्ट पे ध्यान दो अच्छे से, तो जो है ना कोई भी क्वेश्चन पूछ ले थोड़ा सा ही घुमा फिरा कर वो क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक है ना। तो इसको एक बार मैं साइड में रख लेता हूँ, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आर क्रॉस ए सबसे पहले मैं निकालूंगा, आर क्रॉस ए। क्रॉस निकालना आपको अच्छे से आता है वेक्टर के अंदर, आई जे के, आर के ले लेंगे। आर क्या है, एक एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है ना। आर क्या होता है मेरे पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। और ए मेरा उसने बोला हुआ है कि ए कांस्टेंट वेक्टर है, तो ए मैं कोई भी वेक्टर मान रहा हूँ, A1 प्लस A2 जे प्लस A3 के, तो A1 A2 A3,
ठीक है ना। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ पे अब मैं सोल्व करके दिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट लिख दूंगा a3y माइनस a2zi प्लस a1z माइनस a3 प्लस a2x माइनस a1y के। ठीक है, राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ आपसे, थोड़ी सी लिखाई इतनी अच्छी नहीं है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैथ में ऐसा ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, ए क्रॉस, फिर से ये उसके साथ दोबारा से फिर लगेगा, तो ए के साथ फिर से आर क्रॉस ए आएगा, तो यहाँ पे फिर से मेरा वही आई जे के, कंसेप्ट समझना जरूरी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए फिर से वही a1 a2 a3 है, ए के साथ लग रहा है, और आर क्रॉस ए, यहाँ पे आ जाएगा मेरा a3y माइनस a2z। ठीक है, ऐसे ही सेकंड टर्म यहाँ पे आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a1z माइनस a3x, थर्ड टर्म यहाँ पे आ जाएगी a2x माइनस a1y। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना। तो ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो आपका लास्ट के अंदर आंसर आएगा 2a²। ठीक है ना, क्योंकि इसकी आपस के अंदर फिर होगी, इसकी आपस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, ऐसे कर करके जब आप आगे जाओगे तो आई जे के में आने वाला है आपका, जो भी आंसर आएगा आई जे के में आएगा। ठीक है, वो मैं लिख के बता देता हूँ अभी। उसके बाद लास्ट में आप क्या करोगे, डाइवर्जेंस लगाओगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले आंसर नहीं लिखते, ये लिख लेते हैं कि इसका क्या आने वाला है। तो इसका मेरे पास आने वाला है a1 a3z माइनस a3 का स्क्वायर माइनस a2x स्क्वायर प्लस a1 a2y i माइनस a3 स्क्वायर y माइनस a2 a3z माइनस a1 प्लस a1 का स्क्वायर y j प्लस a2 a3y माइनस a2 स्क्वायर z माइनस प्लस a1 a3y के। ठीक है, ये आने वाला है। अब जो है नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, उसका क्या डाइवर्जेंस साथ में लगाने वाले हैं। तो डाइवर्जेंस इसी के साथ जब लगाएंगे तो डेल हो जाएगा डॉट, डेल डॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करली बाई करली एक्स, इस सारे का करली बाई करली एक्स करोगे तो यहाँ पे सिंपल आपको पता चल रहा है, ये तो जेड में टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये वाई में टर्म है, सिर्फ इस टर्म का जो है होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, तो माइनस a2 2x आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में y ये रहा, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये रहा y, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होने वाला है, a3 का स्क्वायर और माइनस में क्या होने वाला है, a1 का स्क्वायर। नेक्स्ट में z में करेंगे तो ये टर्म रिजेक्ट, ये टर्म रिजेक्ट, z में सिर्फ दो टर्म बची हैं, तो माइनस a2 स्क्वायर और माइनस a1 स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे a2 स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का a2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ माइनस का a2 स्क्वायर एक बार है, दो बार है, यहाँ देखिए a1 स्क्वायर भी दो बार है, a3 स्क्वायर, यहाँ इसके साथ भी x है, एक सेकेंड, इसके साथ a3x के साथ भी x है, तो यहाँ पे ये भी मेरा दो बार आ जाएगा। ठीक है, मैं 2 टाइम ही ले रहा हूँ, या माइनस में a3 स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इस सभी के साथ बार माइनस आएगा। ठीक है, आप सोल्व कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये बार माइनस है, तो सारे के सारे क्या हो गए, मेरे प्लस के हो गए, तो 2 टाइम सारे मेरे a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, मतलब a जो है मेरा, यही मैंने माना था, तो ये क्या हो गया, a का स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, मैंने आपको बताया हुआ है ये, ठीक है ना, कि कर्ल ऑफ डेल फाई क्या हो जाएगा मेरा, मतलब डेल क्रॉस डेल फाई क्या हो जाएगा, 0 होता है। ठीक है ना, और डेल डॉट डेल क्रॉस फाई भी क्या होता है, वो भी 0 होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया।
तो चलिए नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। उम्मीद है कि आपको मिशन रीडर प्लस व्यू एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके टेस्ट भी दे रहे होंगे, ठीक है, और जो सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल रही होंगी और अच्छे से आप पढ़ रहे हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 70 562 43 289, ठीक है। और प्लीज़ एप्लीकेशन जाकर के प्ले स्टोर में जाकर के रेटिंग दीजिए, रिव्यू कीजिए, 5 स्टार दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, सब चीज़ अच्छे से मिल रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको और भी अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं और भी ऑल इंडिया लेवल की जो सीरीज़ है वो जिसके अंदर हम और भी क्वेश्चन ऐड करने वाले हैं। आने वाले टाइम के अंदर इतने क्वेश्चन आप कर लोगे, पेपर में जब आप बैठोगे 60 to 70% आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाने वाले हैं। अगर आप मेरे पे यकीन करते हो तो आप खुद देखोगे अपनी नज़रों से कि जो हमने क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया आपके क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठा रहा है। केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी, एमपी, बिहार, ठीक है, यहाँ से राजस्थान, एलटी ग्रेड, जीआईसी, इन्हीं से क्वेश्चन उठा रहा है। तो आपको सारे क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूँ। तो वहीं आईआईटी जेईई मेंस हो गया, ये सभी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में जब पेपर्स आप दोगे ना तो आप देखना 60 to 70% आपके क्वेश्चन रिपीट होने वाले। पहले मैं आपको 30 to 40% बोलता था, अब 60 to 70 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ही इतने ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपका साथ चाहिए एक, ठीक है, एप्लीकेशन आपके लिए ही बनाई है टीएचटी पीएचटी मैथ के लिए, तो प्लीज़ वहाँ पर सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।